हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में कवर होने वाले बहुत सारे स्टॉक्स प्लस उसी के साथ साथ आपके कुछ डाउट्स भी रहते हैं, उनको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले अशोक लेलैंड के साथ। अशोक लेलैंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देख सकते हैं आज के दिन तो 3.5% भागते हुए देखने को मिल चुका है। एंड फिलहाल जिस लेवल पर हम लोगों को चलते हुए देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट टॉप लेवल पे ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अशोक लेलैंड की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस से रिलेटेड इंक्वायरीज प्लस उसी के साथ साथ डिमांड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इन्होंने एक मिनी एक्सपो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, उसी के चलते हम लोग कह सकते हैं MHCV ये जो इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों को वो सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली, मतलब अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल रहा है। पहले जो उन्होंने यहाँ पे कॉमेंट्री दी थी कि एक फ्लैट परफॉर्मेंस रहेगा, अभी फिलहाल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिंगल डिजिट का परफॉर्मेंस वहाँ पे देखने को मिल सकता है करके, जिस प्रकार से अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है उस हिसाब से। अशोक लेलैंड की बात करें तो 74,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे, 50% प्रमोटर के पास है, रेस्ट ऑफ द 50% इंस्टीट्यूशंस एंड उसी के साथ साथ पब्लिक के पास भी देखने को मिल जाता है। अशोक लेलैंड का बिजनेस क्या है आपको बताइए, हेवी व्हीकल्स, बड़े ट्रक्स की अगर हम लोग बात करें, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स की बात करें, वहाँ पे कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। और जैसे आपको बताया था कि हमारे देश का इंफ्रा का स्टोरी काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो उसमें इस कंपनी का भी व्हीकल सेगमेंट में, ऑटो सेगमेंट में अच्छा खासा योगदान देखने को मिल सकता है। अगर देखा गया तो ये चाहे तो फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में भी एंट्री कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू, बट अभी भी देखा गया तो उस लेवल पे अभी भी उनका कोई बड़ा लेवल का कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। इस एक चीज़ के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, तो विप्रो से रिलेटेड काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं, काफ़ी ईजिली समझ में आ जाता है भाई, हम लोगों ने भी शुरुआत की थी मार्केट की, तो लोग क्या करते हैं विप्रो से रिलेटेड केस स्टडीज देख लेते हैं, कैसे लोगों ने करोड़ों यहाँ पे कमा लिए करके, 10,000 लगाया था 1,000 करोड़ बन गया करके, इतने बोनस मिले, इसलिए वो खरीद के आते हैं। तो दोस्तों वो तो हो गया विप्रो का पास्ट, तभी वो छोटी कंपनी थी। ठीक है, अभी ये कंपनी काफ़ी बड़ी बन चुकी है, इसलिए मैंने कहा कि ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें पहले इनको सीखो। मार्केट समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा 5 साल लगते हैं। ठीक है, और पूरा मार्केट नहीं समझ सकते, पूरा मार्केट तो मतलब कोई कभी समझ ही नहीं सकता, वो तो निरंतर लाइफ टाइम प्रोसेस है। बट फिर भी अगर आपको एक बेसिक चीज़ें समझनी है, मार्केट से रिलेटेड आपको एक अंदाज़ा लेना है, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको 5 साल देने पड़ेंगे। काफ़ी मिस्टेक आप करोगे और 5 साल के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आप किस प्रकार के सवाल पूछते थे करके। इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैंने भी शुरुआत वैसे ही की थी। ठीक है, हर कोई वैसा ही करता है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो विप्रो की अगर हम लोग बात करें तो विप्रो में जाने नहीं जाने, किसी भी स्टॉक में जाना नहीं जाने भाई, वो तो बिजनेस के हिसाब से आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। एंड ये कंपनी है क्या, जैसे मैंने हमेशा कहा कि मार्केट कैप देखो क्या है, मार्केट कैप दो कितना है, समवेयर अराउंड 2.7 मतलब लाख करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब एक अनुमान रहता है भाई, ये कोई गारंटी नहीं है। अभी HDFC बैंक भी इतनी बड़ी है, कोटक महिंद्रा बैंक भी इतनी बड़ी है, लार्ज कैप ही है, तो क्या गारंटी के साथ 5 से 6 साल में हो गया पैसा डबल? बिल्कुल भी नहीं हुआ। 20-30% के रिटर्न्स बन रहे हैं, आधा भी नहीं बना, 50% भी नहीं बना। ये गारंटी नहीं होती, बट एक अनुमान होता है कि हाँ भाई आपसे हम ये उम्मीद तो कर सकते हैं करके कि आप एटलीस्ट 5-6 साल में इतना तो, चलो हमारे GDP के हिसाब से सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखें एंड बाहर का जो इनका परफॉर्मेंस रहता है उस हिसाब से देखें, तो उतना परफॉर्मेंस दिखा है जो कि विप्रो यूजुअली दिखाता है। बट विप्रो का जो परफॉर्मेंस होता है वो काफ़ी, आप कह सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग होता है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखिए, एक बार सडनली तेजी आएगी, उसके बाद लिटरली स्टॉक फ्लैटिश परफॉर्मेंस कर देता है। ठीक है, मतलब कुछ स्टॉक कैसे ऐसे डेली कुछ ना कुछ हफ्ते भर में ऐसा 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 करके धीमे धीमे करके 100 देंगे, और विप्रो ऐसा पूरा फ्लैट रह के ऐसा एक ही बार में तेजी का कर 100 देगा, देंगे दोनों भी सेम। बट ये जो पेशेंस वाला खेल है वो विप्रो में काफ़ी डेंजरस लेवल पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे SBI PNB, ये दोनों स्टॉक आज के दिन फोकस पे थे। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड पूरा जो ड्रामा था वो कल के दिन में ऑलरेडी वीडियो में कवर यहाँ पे कर चुका हूँ। SBI के ऊपर आज के दिन कोई इंपैक्ट पड़ा क्या नेगेटिवली? नहीं, 1% की तेजी देखने को मिले। PNB की बात करें तो ठीक है, 0.42 थोड़ा सा डाउन है, नॉट अ बिग डील। ठीक है, बट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में कि कौन से कंपनी को वो बिजनेस मिलेगा, कौन से बैंक में वो अकाउंट ओपन करेंगी कर्नाटका गवर्नमेंट और उनके अलग अलग गवर्नमेंट जितने भी ऑफिशियल्स डिपार्टमेंट रहेंगे वो, तो उस बैंक के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकती है। प्रॉब्लम यही हुआ है कि प्रॉपरली SBI PNB का कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब कर्नाटका स्टेट से कितना आता है, जैसे मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि एक्चुअल में कितना है वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि स्टेट वाइड बाइफर्केशन वो नहीं दिखाते हैं करके। ठीक है, बट मार्केट में अलग अलग खबरें यहाँ पे आती रहती है, इतना इतना हो सकता है करके, बट फिलहाल तो आज के दिन कोई भी ऐसा नेगेटिव बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट बात करें, अदानी पावर फोकस में था। ठीक है, गैप अप अच्छा देखने को मिला, फिर उसके बाद नीचे और जाते आते भी एक ज़बरदस्त तेजी यहाँ पे दिखा दी। बांग्लादेश
के चलते अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं, पहले तो खबर आई थी कि बांग्लादेश से जो पावर यहाँ पे जाती थी वो ना जाके अभी जो भी डिस्टर्बेंस वहाँ पे देखने को मिल रहा था वो इंडिया में सेल कर सकते करके, बाद में उन्होंने बोला नहीं वी आर कमिटेड टू सेल द पावर टू द बांग्लादेश करके। तो अभी सिचुएशन थोड़ी ओके ओके देखने को मिल रही है, तो इसी चीज़ के चलते थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है। बाकी अदानी स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें, आज के एकदम ज़बरदस्त माहौल वाले बाजार में हरे निशान में तो देखने को मिला, एक्सेप्ट अदानी एनर्जी जो कि ट्रांसमिशन था करके वो लाल निशान में देखने को मिला है। बट जितने भी स्टॉक्स है ओके ओके परफॉर्मेंस है, कोई सुपर डुपर तेजी देखने को नहीं मिली है, 1-2% की तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। वैसे गिरावट भी कोई सुपर डुपर तो थी नहीं, बट ये हिंडनबर्ग वाला जो मामला है वो अभी भी हम लोग को मतलब प्रॉब्लम यही है कि उसके ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगता है ना, कभी भी खबर आ सकती, कभी भी, आज भी आ सकती, कल परसों नरसों, 3 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल, कभी भी वो खेलते ही रहेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके लिए हो सकता है, अगर वो चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो ये दिक्कतें बार बार होती रहेंगी। नेक्स्ट बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक, इनका जो आईपीओ था उसके बाद से ज़बरदस्त ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगेन अभी इससे रिलेटेड सवाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगेन सेम कह रहा हूँ दोस्तों, अपने बिजनेस को यहाँ पे प्रॉपरली स्टडी करना है। अगर आपको लगता है कि इनका 2 व्हीलर का इलेक्ट्रिक वाला बिजनेस अगर आपको अच्छा लगता है, ऐसा मतलब इमोशनली डिसीजन नहीं लेना होता है, जेन्युइनली डिसीजन लेना होता है, इन चीज़ों को छोड़कर देखना होता है भाई कि आपको अच्छा लगता है क्या, तो उस हिसाब से विचार करना होता है। ठीक है, सो जब से स्टार्ट हुए तब से लेके अभी तक तो अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, देन अगर देखा गया तो मैप माई इंडिया, ठीक है, इन दोनों का हम लोगों को कंट्रोवर्सी देखने को यहाँ पे मिला था मैप को ही लेकर। ठीक है, बट फिलहाल तो दोनों हम लोगों को अच्छा ही परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, टाटा मोटर से रिलेटेड 3.25% की तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी धीमे धीमे करके टाटा मोटर अभी वापस हम लोग को 1100 के ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके पहले भी 1200 को टच करने की कोशिश की थी, 1179 तक गया था, देन उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, अभी वापस वो कोशिश करते हुए देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल तो हम कह सकते हैं मारुति, हुंडई, टाटा मोटर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी जितने भी गाड़ियां हैं उनके ऊपर बड़ा कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, एंड उसी के साथ साथ एक्सचेंज बोनस ऑफर भी उन्होंने पॉपुलर कार मॉडल के ऊपर वो लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। IEX की बात करेंगे तो एक अच्छी बात है यहाँ पे, मार्केट कपलिंग से रिलेटेड भाई अभी तक जब तक सरकार की ओर से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता, इससे रिलेटेड हम लोग कोई टिप्पणी यहाँ पे कर ही नहीं सकते। और जब तक ये चीज़ें चल रही है IEX भी अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहा है, एंड खास करके मार्केट का सपोर्ट भी मिल रहा है। ठीक है, जब बुल रन जैसी चीज़ें यहाँ पे रहती है तो ऐसे स्टॉक में भी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल जाता है। बाकी की अगर हम लोग अच्छी अगर कोई बात करें तो FIS की बात करें तो थोड़ा बहुत हिस्सा उन्होंने इस क्वार्टर में बढ़ाया, और DIS की भी बात करें तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत हिस्सा यहाँ पे बढ़ाया है। प्रमोटर तो यहाँ पे नहीं, जो भी माल छीना जाता है वो पब्लिक की ओर से ही यहाँ पे छीना जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो MCX से रिलेटेड भी काफ़ी सवाल आते ही रहते हैं। MCX भी देखा गया तो मोनोपोली वाला ही हम लोग को एक्सचेंज देखने को यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे। सर यहाँ पे IEX जैसी तो गड़बड़ नहीं हो सकती, देखिए सारी चीज़ें सरकार के अंडर आती है, अभी सरकार क्या करेगी वो मैं कैसे बता सकता हूँ। सरकार जो चाहे वो मनमर्जी अपना डिसीजन लेकर आ सकती है, वो तो लटकती हुई तलवार हर सेक्टर पे रहेगी। मैंने इसके पहले भी कहा ना कि गेमिंग कौन सा सेक्टर सरकार के अंडर आता है, मतलब वैसा नॉर्मल रेगुलेशन के हिसाब से पावर कैसा आता है, शुगर कैसा आता है, वाटर कैसा आता है, डिफेंस कैसा आता है, रेलवे कैसा आता है, वैसा नहीं, वो तो एक नॉर्मल था, बट फिर भी उस सेक्टर की तो बैंड बजा दी। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। MCX की बात करें तो इनके लिए सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है वो है BSE। अभी BSE कैसे खतरा है, तो अब BSE देखा गया तो ये इक्विटी से रिलेटेड, डेरिवेटिव से रिलेटेड काम हम लोग को करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड फिलहाल बीच में खबर आई थी, MCX क्या करते हैं, ये कमोडिटी मार्केट में काम यहाँ पे करता है, जो भी कमोडिटीज़ हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो बीच में खबर आई थी कि BSE यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं, वहाँ के जो ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं वो यहाँ पे वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ला सकते हैं करके। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो कंपटीशन बढ़ेगा, और BSE की और कंपटीशन बढ़ेगा तो MCX को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है करके। सो ये देखने वाली बात होगी भविष्य में क्या होता है करके। CDSL की बात करेंगे, आज के दिन तो एकदम धूम धड़ाकेदार परफॉर्मेंस, 9.5% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। ठीक है, और इसी तेज़ी के चलते हम कह सकते हैं आज ही के दिन कंपनी ने अपना 52 वीक हाई भी लगा दिया एंड ऑल टाइम हाई भी लगा दिया। सो आप समझ सकते हो दोस्तों, जिसको बिजनेस समझ में आ गया वो मार्केट में लंबी अवधि में पैसा कमा लेता है, जो बिजनेस नहीं समझता है वो क्या करता है, वो इस तेज़ी में स्टॉक को खरीदने जाता है, फिर उसके बाद वो नीचे आता है तो वो रोना धोना स्टार्ट कर देता है कि कंपनी खराब है। ये सिर्फ CDSL की बात नहीं, हर किसी स्टॉक में यही चीज़ें रहती है। आप देख सकते हैं 5 साल का डेटा कि कैसे स्टॉक ऐसा नहीं करेगा, वो आप बराबर यहाँ पे क्या कर लेगा, कभी ना कभी मार्केट जो कमज़ोर निवेशक होते हैं, जो पढ़ाई नहीं करते, उनको ये चीज़ें टाइम पास लगती है, ठीक है, उनको वो बराबर बाहर फेंक देगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखकर कुछ नहीं होता है भाई कि हम लोग फंस गए विस गए, आपको प्रॉपरली चीज़ों को बिजनेस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग लेनी ही पड़ेगी भाई। इतना सिंपल होता है मार्केट ना, तो हर कोई बैठ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो और ये हमेशा की प्रॉब्लम रहती है, जब भी बाजार टॉप पे जाता है तो सबसे ज़्यादा बिगनर्स हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को मिल जाते हैं, और काफ़ी सिंपल समझ लेते हैं वो मार्केट को, क्योंकि जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे यूजुअली तेज़ी के चलते रिटर्न्स क्विकली बनते हुए देखने को मिल जाते हैं, एंड एक गलत कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में फिट हो जाता है, फिर गिरावट के चलते फिर बाद में वो गिरावट बर्दाश्त नहीं होती और समझ में नहीं आता कि क्या करना है करके। एनीवेज CDSL की बात करें तो काफ़ी अच्छा
परफॉर्मेंस इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। फिलहाल तो वो रिकॉर्ड डेट सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है बोनस से रिलेटेड, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके 23 जुलाई हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी प्रॉब्लम हो जाएगा कौन सा, मेरे जो पुराने वीडियोस है वहाँ पे हम लोगों ने जो CDSL देखा था, अभी इसका प्राइस आधा हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा तो स्टार्ट हो जाएंगे। भाई देखो ये तो स्टॉक नीचे आ गया, 50% क्रैश हो गया। आप समझ रहे हो ना, जो बिगनर होते हैं उनको ये बोनस स्प्लिट ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी चाहिए दोस्तों, ये एग्जैक्टली होती क्या है करके। तो कोई यहाँ पे कोई बर्बाद यहाँ पे होने वाला नहीं, सबको फायदा यहाँ पे होने वाला है। प्राइस यहाँ पे नीचे आया है तो चेक करना होता है कि कोई कॉर्पोरेट एक्शन आया कि नहीं, बोनस स्प्लिट आया कि नहीं, तो उसी के हिसाब से आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। आगे बढ़ने से पहले जरूर आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर जबरदस्त वीडियो यहाँ पे आने वाला है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना, कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। कंटिन्यू कर लेते हैं दोस्तों, तो ऑब्वियसली हम लोग कैंप्स को भी यहाँ पे स्टडी यहाँ पे करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर आपको बिजनेस इंटरेस्टिंग लगता है तो डेफिनेटली उसी को सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रही है। HL की बात करें 2% की तेजी आज देखने को मिली, शुरुआत गैप अप अच्छा खासा देखने को मिला था, वेल एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो जो खबर देखने को मिली थी इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है 21,000 करोड़ का, जो कि इंजन से रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है करके। तो जितना ऑर्डर मिलेंगे उतना ही इन कंपनीज के लिए अच्छा रहता है। JFS की बात करें, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 2.5% की नेट तेजी देखने को मिल चुकी है। एंड फिलहाल हम कह सकते हैं JFS ने एक नई सब्सिडरी यहाँ पे बनाई है, किस चीज़ के लिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो 30 तारीख तो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, वहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का मतलब खबर सामने यहाँ पे आता है करके। देन अगर हम लोग बात करेंगे RVNL से रिलेटेड कल के दिन भी मैंने एक वीडियो भी यहाँ पे बनाया था, ठीक है। एंड वापस कहना चाहूँगा भाई, वो कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशंस नहीं होते, जो भी चीज़ें पब्लिक डोमेन में रहती है। सो जो एंटीक ब्रोकिंग है, ठीक है, उन्होंने ये बात यहाँ पे सामने रखी हुई थी कौन सी, कि RVNL का शेयर 51% तक नीचे जा सकता है करके, ठीक है। और ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा, तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि आज के दिन यहाँ पे जाएगा करके, उन्होंने कहा कि 1 साल के भीतर जो भी उनके टारगेट होते हैं वो 1-1 साल के भीतर यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहने का पीछे का उनके मतलब रीज़न यहाँ पे था कि ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें एंड सेल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 35%, 27% नीचे गिर चुका है। और आने वाले जितने भी क्वार्टर रहेंगे वो इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोगों को धीमे धीमे खराब देखने को मिल सकते हैं। ये उनका कहना है, उनका मतलब किधर गए, मैं वापस हाईलाइट करना चाहूँगा, पूरा नाम ही दिखा देता हूँ, ये देखो, एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग। सो उन्होंने ये यहाँ पे बात सामने रखी है, इसीलिए उनका ये मानना है कि टारगेट प्राइस ये आने वाले समय में साल भर के भीतर 51% तक नीचे धीमे धीमे करके आ सकता है करके। अभी देखा गया तो स्टॉक मार्केट में क्या कोई भी ब्रोकिंग अगर ऐसा बोलता है तो क्या गारंटी ऐसा होता है, ऐसी कोई गारंटी क्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितने सारे लोगों के अलग अलग हम लोगों को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ये तो वक्त बताएगा कि कौन सही जाता है कौन नहीं करके। KPIT टेक के ऊपर भी ऐसे काफ़ी रिपोर्ट्स निकले थे, बट उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे, तो जहाँ से उन्होंने बोला था इनफैक्ट वहाँ से तो स्टॉक डबल हम लोग को होते हुए देखने को मिलते थे। तो ये देखने वाली बात होती है, ठीक है, स्टडी करने वाली बात यहाँ पे होती है। इनका जो पूरा ऑक्सीजन है RVNL जैसी कंपनी का, जितने ऑर्डर्स इनको मिलते रहेंगे उतना ये ज़्यादा हम लोग को टिकते हुए देखने को मिल जाएंगे। आ जाते हैं आखिरी स्टॉक के ऊपर, जैसे आपको बताया था कि शुक्रवार के दिन ये स्टॉक तो गिरना यहाँ पे तय ही है, कोई रॉकेट साइंस की तो बात है ही नहीं। प्रमोटर अपना माल यहाँ पे बेचेंगे, 15% का डिस्काउंट बताया था, एग्जैक्टली 15 तो नहीं गिरेगा बट आप देख सकते हो उसी के आसपास 468 का कुछ तो प्राइस था ना, तो आप देख सकते हो 10% के आसपास, 9.5-10% के आसपास हम लोग को गिरावट हिंदुस्तान जिंक में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। थोड़ी सी हम लोग कह सकते हैं कहानी में ट्विस्ट आया था कि ये बहुत बड़ा डिविडेंड दे सकते हैं करके, स्पेशल डिविडेंड, ऐसी खबरें हम लोग को देखने को मिली थी, बट स्टिल जो डिस्काउंट था यहाँ पे फ्लोर प्राइसिंग की अगर हम लोग बात करें, वो करंट प्राइस के हिसाब से, LTP के हिसाब से, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से काफ़ी बड़े गैप के साथ था, 15% और इवन दो मोर देन 15%। तो ये गिरावट तो यहाँ पे तय थी। इनफैक्ट ये अच्छी बात है कि 500 के नीचे नहीं चला गया, ये एक अच्छे पॉइंट आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।